हेलो गाइज, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पूनावाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइस जो है वो अपने टॉप से 31% यहाँ पे डाउन है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, फंडामेंटल और टेक्निकल के बेस पे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टेक्निकल के बेस पे देखते हैं चार्ट पैटर्न में क्या ट्रैप्स बने थे। मुझे साफ साफ यहाँ पे 2-3 ट्रैप्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले स्टॉक प्राइस ने यहाँ पे एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया था कुछ इस टाइप से। ये इसकी नेकलाइन थी। नेकलाइन का ब्रेकआउट इस कैंडल में आया, ब्रेकडाउन यहाँ पे आया। ब्रेकडाउन आने के बाद अच्छे खासे सेलर्स इसमें आए होंगे। स्टॉक प्राइस का जो है ब्रेकडाउन आ चुका है, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन आ चुका है। अब तो स्टॉक प्राइस किसी भी समय नीचे जा सकता है, एक बड़ी सेलिंग यहाँ पे आ सकती है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे इंट्राडे में सेलिंग की पोजीशंस बनाई होंगी उनका क्या हुआ, 1 2 3 कैंडल्स में ही यहाँ पे देखिए 3 कैंडल्स में ही सबकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप कर दी। जो लोग यहाँ पे सेलिंग की पोजीशंस डाल के बैठे थे सबको यहाँ पे बाहर कर दिया मार्केट ने। उसके बाद एक जेन्युइन फॉल यहाँ पे देखने को मिला। दूसरा ट्रैप कौन सा बना था, दूसरा ट्रैप यहाँ पे मेरे को एक हेड एंड शोल्डर नजर आ रहा है जो कि कुछ इस टाइप से है। ये बना लेफ्ट शोल्डर, ये बना पूरा का पूरा हेड और ये बना एक राइट शोल्डर। एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। उसके बाद स्टॉक प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद 1 2 3 कैंडल में ही सारे सेलर्स को यहाँ पे बाहर कर दिया। जो लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन के बेस पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करते हैं, जिनको जल्दी पैसा चाहिए होता है, मार्केट उनको ऐसे ही कुछ इस तरीके से बाहर निकालता है। तीसरा ट्रैप मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है डब्लू पैटर्न का। डब्लू पैटर्न कुछ इस टाइप से है। ये इसकी नेकलाइन थी। ये यहाँ पे बना डब्लू पैटर्न बना के स्टॉक प्राइस यहाँ पे रीटेस्ट करने आता है। उसके बाद थोड़ी बहुत बाइंग दिखा करके, बाइंग में लोगों को इनवाइट करके फिर से यहाँ पे रीटेस्ट करता है। फिर से यहाँ पे हल्की फुल्की बाइंग शो करके साइडवेज हो जाता है। साइडवेज होने के बाद एक अच्छा खासा डंप यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आप लोग इमेजिन करके देखिए, जिन लोगों ने यहाँ पे डब्लू पैटर्न के बेस पे बाइंग की पोजीशंस बनाई होंगी, अगर यहाँ पे जेन्युइनली एक बाइंग आनी होती तो इस रीटेस्ट के बाद यहाँ पे स्टॉक प्राइस जो है बाइंग में चला जाता। अगर स्टॉक प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट देके रीटेस्ट कर रहा है, फिर थोड़ी बहुत बाइंग में जाकर के साइडवेज होके फिर से नीचे आ रहा है, फिर से बायर्स को इनवाइट कर रहा है, भैया मैं अभी भी यही हूँ, रीटेस्ट पे हूँ, अभी भी मौका है, बाइंग कर सकते हो। अच्छी खासी बाइंग की पोजीशंस यहाँ पे बनवा करके एक अच्छा खासा 18 से 20% का डंप यहाँ पे देखने को मिला। और फिर जिन्होंने डाउन साइड की पोजीशंस बनाई थी हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन देख के, उनको भी यहाँ पे बाहर निकाल दिया। अगेन ये किसके साथ होता है, कौन इसमें फंसते हैं? जो लोग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग मार्जिन लेके ट्रेडिंग करते हैं, जिन्हें जल्दी पैसा चाहिए होता है, या फिर उधार का पैसा लेके जो लोग ट्रेड करते हैं, जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता, वो अक्सर यहाँ पे ट्रैप होते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइस अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 355 पे, जो कि अप्रैल 2022 के आसपास है। अप्रैल 2022 में भी 355 के आसपास था। तो उस टाइम पे इसके सेल्स फिगर क्या थे वो एक बार देखते हैं। मार्च अप्रैल 2022 के आसपास यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 375 था, जो कि अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 417 का हो चुका है। बीच में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, एकदम से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली थी। लेकिन इस बार देखेंगे तो एक्सपेंसेस जो है कंपनी के ज्यादा है, 1950 के आसपास, और फाइनेंसिंग मार्जिन भी यहाँ पे 66% से घटकर 14% का रह गया है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट यहाँ पे अप्रोक्स 4 टाइम कम है। ईपीएस देखेंगे 21 से घटकर 5.43 का हो चुका है। तो मेरे हिसाब से कंपनी यहाँ पे ओवर वैल्यूड हो चुकी है। क्या सही में ऐसा हुआ है वो देखते हैं इसके मीडियन पी को कंपेयर करके। मीडियन पी 37.7 का है और अभी जो कंपनी ट्रेड कर रही है वो कर रही है 67-68 के आसपास। और आप यहाँ पे देखेंगे थोड़े टाइम पहले ही कंपनी यहाँ पे 24-25 के आसपास ट्रेड कर रही थी। तो कंपनी यहाँ पे ओवर वैल्यूड हो चुकी है। स्टॉक प्राइस में जो डंप आया था और उसके बाद जो रिकवरी आई थी, डंप आ गया ठीक है, रिकवरी आ गई ठीक है, लेकिन इसका जो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में कम हुआ होगा, उसकी वजह से कंपनी यहाँ पे ओवर वैल्यूड जोन में जा चुकी है। तो अभी रिसेंट क्वार्टर में देखते हैं रिसेंट क्वार्टर में यहाँ पे क्या हुआ होगा। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे सेल्स जो है कंपनी के ज्यादा कुछ खराब आए नहीं है। 978 थे, अभी 989 है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ज्यादा है, उसके पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी यहाँ पे ज्यादा है। नेट प्रॉफिट भी 22 से लेकर 23 के क्वार्टर में यहाँ पे बढ़ा है और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट यहाँ पे माइनस में जा चुका है। किस वजह से गया है? सेल्स यहाँ पे ठीक ठाक है, बढ़िया है, इंटरेस्ट में ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। मेन दिक्कत यहाँ पे आ रही है एक्सपेंसेस में। 207 के एक्सपेंसेस जहाँ पे कंपनी पहले पोस्ट कर रही थी, वो एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़कर 1260 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनका फाइनेंसिंग प्रॉफिट घटा है, फाइनेंसिंग मार्जिन यहाँ पे घटा है और नेट प्रॉफिट यहाँ पे घटा है। एक्सपेंसेस वाली ज्यादा दिक्कत मुझे नजर आ नहीं रही है, क्योंकि कंपनी कभी कभार क्या करती है कि स्टॉक प्राइस को एक फेयर वैल्यू पे लाने के लिए कुछ उल्टी सीधी हरकत यहाँ पे कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पैनिक सेलिंग का माहौल होता है। जनता को यहाँ पे लात मार के भगाया जाता है। जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट करते हैं। जिनकी होल्डिंग यहाँ पे है उनकी होल्डिंग निकलवाई जाती है। और जब स्टॉक प्राइस एक ठीक ठाक लेवल पे आता है, फिर वहाँ पे एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं बड़े प्लेयर्स और स्मार्ट इन्वेस्टर्स, और फिर इवेंचुअली स्टॉक प्राइस ऊपर की जर्नी कंटिन्यू कर देता है। ओवरऑल आप रेवेन्यू देखेंगे तो लगातार इनका बढ़ते जा रहा था, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार बढ़ते जा रहा था। लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़े हैं
जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम आया है। तो ये ज्यादा कंसर्न वाली बात मुझे लग नहीं रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पे घटी है, मार्च 2022 के बाद से कांस्टेंट है। यहाँ पे FII उन्होंने होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है, DII की होल्डिंग भी यहाँ पे बढ़ी है, 6.5 से लेकर यहाँ पे 9.63 हो चुकी है और जनता ने भी यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग करी है। ओवरऑल देखें 20% की होल्डिंग को छोड़कर बाकी की 80% की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में है। तो शेयर होल्डिंग भी यहाँ पे बैलेंस्ड है, लेकिन जो चीज मुझे अनबैलेंस लग रही है वो है इसका PE रेशो, जो कि 67-68 के आसपास चल रहा है। अपने मीडियन पी से अप्रोक्स यहाँ पे 90% ज्यादा है। लेकिन अगेन मुझे ज्यादा कंसर्न वाली बात लग नहीं रही है, क्योंकि अगले क्वार्टर में कंपनी फिर से यहाँ पे नेट प्रॉफिट हाई पोस्ट करेगी। नेट प्रॉफिट बढ़कर आएगा तो इसका EPS भी बढ़ेगा। EPS अगर इसका 15 से 20 के बीच में आता है तो PE रेशो इसका अपने आप ही यहाँ पे फेयर वैल्यू पे आ जाएगा 25 से 30 के आसपास। ओवरऑल मार्केट कैप यहाँ पे 27,600 करोड़ का है। ROCE ROE यहाँ पे ठीक ठाक है। डेप्ट कंपनी के ऊपर ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि एक फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, NBFC कंपनी है, तो डेप्ट का ज्यादा रोल यहाँ पे है नहीं। बुक वैल्यू भी कंपनी की ठीक ठाक है। ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली ठीक ठाक है, लेकिन PE रेशो इसका थोड़ा सा ज्यादा है। वो देखने वाली बात रहती है कि अगले क्वार्टर में कंपनी कैसा नेट प्रॉफिट यहाँ पे पोस्ट करती है, उसके बाद ही यहाँ पे कोई डिसीजन लिया जा सकता है। अगर किसी कारणवश कंपनी का नेट प्रॉफिट सेम इसी क्वार्टर के जैसे आता है तो फिर स्टॉक प्राइस को जो है यहाँ पे अप्रोक्स 277 के आसपास आना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी एक फेयर वैल्यू के आसपास मिल सकती है। तो अभी के लिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, इसके बेस पे आप कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो का पर्पस आपको सिर्फ सिखाना है। कंपनी में मेरी कोई भी होल्डिंग नहीं है और मैं इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो ओवरऑल बैलेंस्ड है, डाइवर्सिफाइड है। अभी के टाइम पे मुझे इससे बेहतर कंपनियां मिल रही हैं जिनके अंदर मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मुझे इस टाइम पे कोई और कंपनी नहीं मिल रही होती अपनी फेयर वैल्यू के आसपास या फिर इससे बढ़िया वैल्यूएशन पे, तो मैं यहाँ पे एंट्री बना सकता था थोड़ी बहुत अप्रोक्स 25 से 30% क्वांटिटी डाल के, और फिर जब अगले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट बढ़िया आता तो एवरेज कर सकता था, या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़िया नहीं आता तो इस लेवल के आसपास एवरेज कर सकता था थोड़ी बहुत क्वांटिटी और डाल के। अगर स्टॉक प्राइस किसी कारणवश यहाँ पे आता तो फिर यहाँ पे एवरेज कर सकता था और वेट कर सकता था एक बड़े टारगेट के लिए। अभी के लिए स्टॉक प्राइस जो है एक हायर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो मैं इसलिए इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अभी के टाइम पे काफी और स्टॉक्स हैं जो मेरे को अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, इससे सस्ते मिल रहे हैं, तो मैं उनकी तरफ देखना पसंद करूंगा। इवेंचुअली डिसीजन आपका है, कंपनी खराब नहीं है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।